Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है जी, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके VLW एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस टॉपिक में से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के चांसेस भी हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस टॉपिक में अगर हम देखें हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 103 सेक्शन है। एग्जामिनर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, एक्ट ऑफ 2019 में 5 शेड्यूल हैं, उसमें से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, या वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो 14 पार्ट हैं उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। ठीक है जी, जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो रिसेंटली लेक्चर आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप आराम से अपना जो है VLW एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। सो माय नेम इज आमिर अफ्ताब फिरोजाल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो द फर्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज, ठीक है जी, जो हमारी सबसे पहली स्लाइड स्क्रीन पर है वो रहेगी द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है ना, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, एकदम सिंपल और सरल भाषा में देखेंगे ये होता क्या है। ठीक है ना, अगर हम देखें ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये क्या करता है, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसको 2 यूनियन टेरिटरी में स्प्लिट करता है। 2 यूनियन टेरिटरी में स्प्लिट करता है। एक हमारी आ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक आ जाएगी हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इस चीज को आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। फिर हम क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि वो वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है ये 5th ऑफ अगस्त 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। सो हमारे होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था और ये इंट्रोड्यूस राज्यसभा में किया था। ये भी कब किया था, 5th ऑफ अगस्त 2019। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ऐसा पूछेंगे जैसा अगर देखें हम प्रीवियसली ईयर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन थे उसमें अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो उसमें ये पूछा गया था कि ये जो बिल था किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पे सीधा क्वेश्चन में हमने अमित शाह मेंशन करना था, मार्क करना था। ठीक है ना, तो सिंपल सरल से क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, यही बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 6th ऑफ अगस्त 2019। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे हम जाके कुछ और भी एक्सप्लेनेशन इसके साथ देंगे ताकि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से हो जाएं। ठीक है, ये बात आ गई कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 5th ऑफ अगस्त को हुआ था। उसके बाद अमित शाह जी ने राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया था, 5th ऑफ अगस्त में किया था। उसके बाद लोकसभा में ये बिल कब, एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 6th ऑफ अगस्त 2019 में ये इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद जब बिल पास हो जाता है राज्यसभा से, लोकसभा से, उसके बाद ये बिल प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है। सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो एसेंट मिली थी वो 9th ऑफ अगस्त 2019 को मिली थी। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी पूछेंगे कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो श्री रामनाथ कोविंद थे, हमारे रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है ना, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली तो अभी श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो क्वेश्चन को वो किस तरीके से उलझा सकता है। ठीक है ना, फिर जब प्रेसिडेंट की बिल को एसेंट मिली तो दिस बिल केम इनटू इफेक्टिव। ये बिल कब इफेक्टिव हुआ, सो 31 अक्टूबर
19 को ये बिल दैट केम इनटू इफेक्टिव। तो 31 अक्टूबर 2019 में ये जो बिल केम इनटू फोर्स हो गया। इस चीज को आपने ध्यान में रखनी है ये चीज, ठीक है ना। जैसे ही ये बिल हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो बिल था एक्ट की फॉर्म में, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, अब ये एक्ट बन गया, तो उस वक्त क्या हुआ? सबसे पहले जो आर्टिकल 370 था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, जो आर्टिकल 370 था विच गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो वो क्या हो गया? वो रिवोक हो गया, वो स्क्रैप हो गया, खत्म हो गया वो, ठीक है ना। आर्टिकल 370 क्या हो गया? स्क्रैप हो गया। उसके बाद दिस एक्ट सुपरसीड द प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1954। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये जो 370 आर्टिकल था ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो एक्ट था इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो था इस ऑर्डर को क्या कर दिया? इसने सुपरसीड कर दिया। ये ऑर्डर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हमारे पास आ जाता है कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में सिंपल से क्वेश्चन वो एग्जामिनर डिफरेंट पैटर्न से पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर देखें, जब ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो राज्यसभा में ये कब हुआ? 5 अगस्त में ये इंट्रोड्यूस हुआ। 5 अगस्त 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो उस टाइम अगर देखें राज्यसभा में इसको कितने वोट जो थे वो फेवर्स में मिले, तो 125 वोट्स इसको फेवर में मिले, जो कि 67% थे। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर अगर देखेंगे इसके अगेंस्ट वोट कितने पड़े, तो 61 वोट जो थे वो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 29 था उसके अगेंस्ट पड़े। सो ये टोटल कितने बनते हैं? 33% जो वोट थे वो उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। उसके बाद जब बिल ये जो है लोकसभा में पहुंचा, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स ने या कितने लोगों ने इसको कितनी वोट्स मिले, तो यहां पे इसको 370 वोट्स मिले। एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोकसभा में इसको कितने वोट फेवर में मिले, सिंपल सा क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद लोकसभा में इसके अगेंस्ट कितने वोट पड़े, इस बिल के अगेंस्ट कितने वोट पड़े, तो जो 70 वोट थे वो इसके अगेंस्ट में पड़े। ये जैसे नीचे लिखा हुआ, ये देखो, क्वेश्चन बिफोर द होस्ट, द क्वेश्चन is that the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 be passed, the motion is put into vote। तो राज्यसभा की बात करें तो हमारे पास कितने थे, और लोकसभा की बात करें हमारे पास कितने, ये सारी जो डिटेल आपके सामने है, ठीक है जी। ये चीज़ अगर हम देखें, उसके बाद जब ये बिल फोर्स में आया, केम इनटू इफेक्ट हुआ, तो क्या हुआ? जो हमारा एक आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल 239A, जो हमारा आर्टिकल है 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एप्लीकेबल हो गया किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि सिमिलर किसके लिए भी है? हमारी पुदुचेरी के लिए भी है। पुदुचेरी जो जिसका पहला नाम पौंडीचेरी था, इसको भी आपने दिमाग में ध्यान में रखना है, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन ये सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और देखें, इस चीज पे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि जो हमारी लोकसभा सीट थी वो कितनी थी, कितनी इस एक्ट के बाद बनी। तो हमारी जो टोटल लोकसभा सीट थी वो दैट इज टोटल ऑफ 6 सीट थी हमारे पास आई, जिसमें पूछेंगे जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीट थी, तो दैट इज 5, और जो लद्दाख के पास थी वो कितनी सीट थी, वो 1 सीट लद्दाख के पास पहुंची। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जो हमारे पास है, अगर नंबर फर्स्ट हम देखें, हमारे पास जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो इसमें क्या हुआ? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में अगर हम देखें, तो जो यूटी ऑफ लद्दाख बनी है दैट इज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो वहाँ पे डायरेक्टली कौन रूल करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर इसका रूट काज देखें, अगर इसकी हमारे पास आती है इम्प्लीकेशन, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अगर हम देखें अराउंड अक्टूबर
1949 में क्या होता, द रूट ऑफ दिस आर्टिकल 370 लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आई। उसके बाद फिर 1954 को, ठीक है ना, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन हुआ 1954 को। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो निकाला गया, जिसमें क्या किया गया, एक आर्टिकल था हमारे पास 30A, जिसको हम 35A कहते हैं, तो वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे सारी चीज़ें चलती चलती आती रही। फिर बहुत सारी जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सटेंड किए गए, ठीक है, यूनियन लिस्ट में चेंजेस होती गई, ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते डे बाय डे चेंज होती रही। फिर उसी के बाद क्या हुआ, 5 अगस्त हमारे पास 5 अगस्त को क्या हुआ, ये जो है बिल जो है पास हुआ हमारा कहाँ पे, राज्यसभा में। फिर 6 अगस्त को पास हुआ कहाँ से, हमारा लोकसभा से। फिर प्रेसिडेंट की एक्सेंट इसको 9 अगस्त को मिली, और 31 अक्टूबर 2019 को ये जो बिल था, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, दैट केम इनटू द फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 की शेप इसने ले ली। तो ये उसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करें आपके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट था यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो ये कॉमन कोर्ट रहेगा फॉर बोथ सिटीज, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। देखो ये एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अगर इसको पूछ लेंगे जी हाई कोर्ट किस पार्ट में आता है, एग्जामिनर अगर पूछ लेगा किस पार्ट में आता है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि 8 पार्ट में ये जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, जो हम सीट थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो सीट थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो इंक्रीज करी है 114 में इंक्रीज की गई हैं। अब अगर इस चीज़ को हम आपके सामने डिस्कस करें, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो इस चीज़ को माइंड सेटअप में डालें कि ये जो 107 सीट थी, इसकी ब्रेकेज कैसे हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास जो जम्मू डिवीज़न था, हमारे जो जम्मू डिवीज़न है उसमें 46 सीट मिली। उसके बाद जो हमारे लद्दाख का डिवीज़न था, जम्मू में मिली 46, और जो कश्मीर डिवीज़न था उसको कितनी मिली, उसको 37 मिली। और जो 24 सीट वैकेंट थी वो पीओके के लिए उन्होंने क्या करी, दैट शैल रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। ये लिखा भी हुआ है 7 पॉइंट पे, सीट शैल रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। कितनी है हमारी, 24, ये भी पढ़ सकता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें आपके साथ। उसके बाद इस एक्ट के तहत रिजर्वेशन मिली एससीज और एसटीज के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये किनको मिली ये रिजर्वेशन, जितने भी एससीज और एसटीज थे, ठीक है ना, उनको रिजर्वेशन मिली। उसके बाद इस एक्ट में क्या कर सकता था, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 विमेंस, 2 वुमेन्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब अगर 2 वुमेन्स वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, बताएं जी किस सेक्शन के तहत पूछ सकता है। सेक्शन 15 के अंडर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है, इनको अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट 2 वुमेन्स। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस एक्ट कंटेन 103 सेक्शन। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 103 सेक्शन 1 से लेके 133 के बीच जितनी सेक्शन आएंगी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ये एक बात रहेगी। दूसरा पूछ सकता है एग्जामिनर उसके जो 14 पार्ट हैं उसके ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन, और जो 5 शेड्यूल हैं उसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, जी बताएं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 में कितने सेक्शन है। सिंपल सा अगर 1 लाइनर पूछा तो आपने वहां पे मार्क करना है 103 सेक्शन है। अगर वो पूछ लेगा कि कितने पार्ट हैं, आपने वहां पे मेंशन, वहां पे मार्क करना है 14 पार्ट हैं। अगर शेड्यूल का पूछेगा तो आपने वहां पे मेंशन करना है कि 5 शेड्यूल वहां पे है, ठीक है ना। फिर अगर कुछ और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली मेक एनी लॉ, कोई भी लॉ बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेन इन, जो सबसे पहले हमारी
स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक उस पर बना सकता है, एंड कंकरेंट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट पे वो क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मेक एनी लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट दैट इज कंटेन इन स्टेट लिस्ट में बना सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और कंकरेंट लिस्ट में बना सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रखी हुई है, तो हमारे जो पब्लिक ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर नहीं बना सकती, और उसके बाद जो पुलिस है उसके ऊपर ये जो है लॉ नहीं बना सकती। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें। जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी, ठीक है ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहेगी, मिनिस्टर्स रहेगी, वो क्या रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सो 10% जो 10% रहेगा ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम, ठीक है ना। 10% जो मेंबर रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके साथ सीएम को इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी हमारे पास। उसी के बाद अगर हम देखें, इस एक्ट के तहत 205 जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट था, अमेंड हुआ था, वो क्या हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था वो एप्लीकेबल हो गया जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये एक्ट कहता है कि वीमेन हैव इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा हक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो एक बनाया गया था, ठीक है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते। तो एंटी करप्शन ब्यूरो था, सो दैट विल बी क्रिएटेड अंडर, जो हमारे उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसके कंट्रोल में था। उसके बाद जो रणबीर पैनल कोड था, याद रखें, रणबीर पैनल कोड, जो रणबीर पैनल कोड था, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो एक बार इस लेक्चर को क्या करें, लाइक कर दें, ठीक है ना। सो जो रणबीर पैनल कोड था, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के साथ उसको रिप्लेस कर दिया है। इस चीज को भी याद करें। और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर सीआरपीएस है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वो भी चेंज करके हमारा सेंट्रल सीआरपीसी कोड में तब्दील कर दिया है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें आपके साथ, ये जो 103 सेक्शन है, 14 पार्ट है और 5 शेड्यूल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 14 जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, जी बताएं पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट सेकंड क्या चीज़ कंटेन करता है। सो सबसे पहले अगर हम देखें पार्ट 1 जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, उसमें क्या है। इसमें अगर सबसे पहले हम देखें, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जी बताएं पार्ट 1 में कितनी सेक्शंस हैं, ये पूछे सके, दैट कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी सेक्शन। तो आपने वहां पे मार्क करना है, यहाँ पे 2 सेक्शन ही होंगी, ठीक है ना। एक हमारे पास होगा शॉर्ट टाइटल, एक हमारे पास होगा शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है, और एक हमारे पास होगा क्या, एक शॉर्ट टाइटल हो गया, 2 सेक्शन है अगर, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा डेफिनेशंस, हमारे पास डेफिनेशंस इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे इसको देखते हैं कि कितनी सेक्शन आएंगी, और जो ये सेक्शन होगी उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर लाएंगे, उसमें जितनी भी 103 सेक्शन होगी उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर पार्ट में से जो क्वेश्चन पड़ेगा वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर पार्ट 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे वो पूछेगा, तो उस तरीके से मैं इस चीज़ों को आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा। अगर हम देखें, एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि पार्ट 1 में क्या चीज़ मेंशन करी है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना कि प्रीलिमिनरी, वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पूछा गया। अगर ये पूछेंगे कि बताएं इसमें इसके बीच कितने पार्ट आते हैं, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसमें आते हैं, 2 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन जो हमारा है वो शॉर्ट टाइटल्स के लिए होता है और दूसरा डेफिनेशन के लिए होता है। ये जो शॉर्ट टाइटल होता है ये क्या होता है, ये हमें बताता है, टाइटल बताता है कि ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर है। सो ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर है, ठीक है ना।
तो दूसरा पूछेंगे इसके ऊपर डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसमें हमको ये चीज़ पता लगती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, उसके बाद ये पूछ सकते हैं लॉज क्या हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या हैं, इन चीज़ों के ऊपर ये पूछ सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ों के बारे में। उसके बाद नोटिफाइड ऑर्डर क्या है, पॉपुलेशन रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, उनका क्या रोल है, ये चीज़ें मतलब सारी इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है। सो पार्ट 2 में हमारे पास क्या आता, पार्ट 2 किस चीज़ में होता है, सो हमने वहाँ पे मार्क करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो सीधा सीधा पूछेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस पार्ट में आता है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है 2 पार्ट में आता है। लेकिन ये पूछेंगे कि इसमें सेक्शन कितने आते हैं, तो 1 से 2 आगे और 3 से 7 इसके बीच सेक्शन आ जाएंगे। 3 to 7 इसके बीच जो है वो सेक्शन आ जाते हैं, जो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर पार्ट 2 में, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर इतनी सारी खिचड़ी पक जाएगी तो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उसको ये भी नहीं याद रहेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि पहले आपको पार्ट्स और शेड्यूल आपको याद हो जाए, उसके बाद सेक्शन के ऊपर एक अलग सी वीडियो बना लूंगा। ठीक है ना, तो इसमें देखें कितने सेक्शन आएंगे, 3 to 7 आ जाएंगे। 3 में अगर हम देखें, मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख 3 में। उसके बाद 4 में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेशन बोलेंगे। अगर 5 की बात करेंगे, ठीक है ना, अगर 5 की बात करेंगे तो 5 में आ जाता है आई थिंक गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट दैट शुड बी कॉमन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो आ जाता है। उसके बाद 6 की बात करें तो हमारे पास आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने क्या करनी है, इस तरह से आपके मतलब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, जी बताएं पार्ट 3 जो होता है वो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 3 है, उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि वहाँ पे बताया गया है इसमें आई थिंक रीऑर्गेनाइजेशन और इसमें रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, इन असेंबलीज क्या बताया है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। तो अगर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर बताया तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर हम सेक्शन के ऊपर भी ध्यान दें तो इसमें से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंस सब आ जाते हैं। तो ठीक है, अगर पार्ट 3 में क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, या इसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन इन लेजिस्लेचर, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे कितने आर्टिकल, सॉरी दिस सेक्शन 8 to 57 सेक्शन आ जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसको 4 4 5 5 करके उसका एक ग्रुप बना के उस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो 5 to 8 आ जाएंगे, लेकिन इसको वो बड़ा पेचीदा बना देगा। इसमें ये पूछेगा जी बताएं जो हमारे इसको भी आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, अगर वो पूछेगा जी बताएं 8 to 9 में क्या मेंशन चीज़ की गई है, 8 और 9 में क्या मेंशन किया गया, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कौंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, कौंसिल ऑफ स्टेट के बारे में वहाँ बताया गया है। ठीक है ना, फिर दूसरा यहीं काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद पूछेगा जी बताएं 10 to 12 में क्या पूछा गया है, 10 to 12 में क्या पूछा गया, तो आपने वहाँ मेंशन करना हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है, हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है। उसके बाद 10 to 12 हो गया। उसके बाद हमारे आ जाएगा 13 to आ जाएगा हमारा 52, ये वाला बहुत बड़ा है। ठीक है ना, 13 to 52 में क्या कहा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक अकेला बच जाता है हमारा 57 सेक्शन। सो इस 57 सेक्शन में क्या किया गया, पूछा गया लेजिस्लेटिव असेंबली की अबॉलिशन के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली की अबॉलिशन के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आप देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वो, क्योंकि उसके पास इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है सेक्शन के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर हमारे पास पूछेगा एग्जामिनर के पार्ट 4 क्या कंटेन करता है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको ध्यान में रखें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इसमें ये पूछेगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, तो इसमें इसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल नहीं सॉरी सेक्शन, सो इसमें कौन सा सेक्शन आता है हमारे पास, जो
सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसमें सेक्शन 58 आता है। याद रखें कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 58 इसमें आएगा। ये बात होगी। उसके बाद ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारा 58 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, पूछेंगे पार्ट 5 जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, इसमें क्या चीज़ मेंशन किया है, तो यहाँ पे किया है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। जो डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसीज की गई है वो इसी में की गई है। अब अगर डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसी की गई है तो इसमें एक चीज़ एग्जामिनर पूछेगा कि बताएं इसमें कितने सेक्शन हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ से ले लेते हैं आगे 59 टू इसमें 58 हो गया, इसमें 59 टू 64 सेक्शन है इसमें, ठीक है ना। 59 टू 64 सेक्शन है जिसमें डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसी के बारे में है, उसके बाद पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में है, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ, फिर उसके बाद प्रोसीजर एज टू बी डिलिमिटेशन, ये चीज़ें सारी इसमें मेंशन की गई हैं। तो इसमें से अगर वो पूछेंगे पार्ट 5 पूछ लेंगे कि ये किसके बारे में, आपने बताना है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी के बारे में है। फिर उसके बाद पार्ट 5 हमारे पास 6 आ जाएगा। सो पार्ट 6 किसके बारे में है, तो हमें वहाँ पे देखना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश करेगा कि जो ये है इसमें जो है हमारे पास कितने जो हैं वो सेक्शंस आते हैं। तो हमने यहाँ देखना है 64 था, 65 टू 66 दो ही सेक्शन हैं इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक हमारे पास पूछेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस शेड्यूल कास्ट के बारे में, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ पूछेंगे इसकी हमारी जो है शेड्यूल ट्राइब के ऑर्डर के बारे में। ये दो चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पूछेंगे पार्ट 7 में क्या है, तो मिसलेनस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। मिसलेनस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन हैं। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि जी बताएं ये जो मिसलेनस ट्रांजिशन और प्रोविजन है इसके अंडर कितने सेक्शन आते हैं। तो हमने वहाँ पे मेंशन करना है कि 60 यहाँ पे कितने थे, डिलिमिटेशन उसके बाद शेड्यूल का 67 टू 74, यहाँ पे इतनी सेक्शंस हैं। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। ये इसलिए इस चीज़ को मैं, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं एक में कितने सेक्शन है दूसरे में कितने सेक्शन है, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सेक्शन तो याद करनी पड़ेंगी। मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि ये जो आगे लिखा हुआ है कि किस में क्या है वो आपकी स्क्रीन के आंखों के ऊपर रहेगा। आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी। हालांकि इसमें हम ऊपर से नीचे लेके रट्टा लगा के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जितना हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे उतना हमारे ध्यान में वो चीज़ें सारी मेंशन रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 8 ये इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे जी पार्ट 8 में क्या मेंशन किया है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि जी हाई कोर्ट्स के बारे में पूछा हुआ है। किसमें, हाई कोर्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो हाई कोर्ट में जो सेक्शन है वो 74 थे, 75 टू 78 हैं। ये आपको मेंशन करना है कि सेक्शन हमारे जो 8 है इसमें। उसके बाद पार्ट जो 9 रहेगा उसके पास हमारे पास है एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे एडवोकेट जनरल है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ये जो एडवोकेट जनरल है इसमें एक सेक्शन है हमारा 79। देखो कुछ सेक्शन यहीं से इंसान रिलेट कर सकता है, क्योंकि इतने सारे सेक्शन है कभी याद नहीं होगा। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे ना तो उसके करीब बंदा कभी तुक्का भी लगा सकता है, ठीक है ना। ऑल्दो तुक्का लगाना कोई सही बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर 1 2 3 पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी और हाई कोर्ट में कितना सारा डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। हमारे पास कितने हो गए 8 9। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्ट 10। जो पार्ट 10 है हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें क्या मेंशन किया गया है, उसमें एथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। एथोराइजेशन करना है कि एक्सपेंडिचर कितना करना है, जो रेवेन्यू हमारे पास जुड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या और सिस्टम से उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो पार्ट 10 है इसमें कितने सेक्शन हैं, पार्ट 10 में कितने सेक्शन हैं, इसमें 3 है, दैट इज 80 टू 83 ये सेक्शन इसके अंडर लाई करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें पार्ट 11 में हमारे पास आ जाता है अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
अप्रोचमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सो इसमें एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज 84। अब हमने ऐसा करना है कि ये पूरे 103 के 3 सेक्शन कंप्लीट भी यहाँ से करें। सेक्शन क्या डिस्क्रिप्शन है उसकी वो अलग वीडियो में आएगा, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10, 11, 12। उसके बाद हमारे पास आई थिंक एक मिक्स 10 एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन एज टू सर्टन कॉर्पोरेशन एंड एनी अदर मैटर। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसमें कौन से आर्टिकल आ जाएंगे हमारे पास? 84 था, 85 टू 87 यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे सेक्शन। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास 11, 12, 13 है, ठीक है ना। हमारे पास 13 आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है ना। 13 मिस हो गया, पार्ट 13। सो पार्ट 13 हमारा क्या कहता है? प्रोविजन टू सर्विस, प्रोविजन टू सर्विस, प्रोविजन टू सर्विस। सो ये जो प्रोविजन टू सर्विस है इसमें सेक्शन आते हैं 88 टू 93 आते हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो हमारा 14 पार्ट है ये आ जाता है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। सो ये लीगल और मिसलेनियस प्रोविजन जो हमारे हैं ये 94 टू 103 सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार दोबारा से रिकॉल कर लें, ठीक है ना, याद रखें इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी हमारे पास पार्ट थे तो वो हमको आने चाहिए, ठीक है ना। पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको देखो बिना देखे आपको आने चाहिए। अगर पहले की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? प्रीलिमिनरी। दूसरे की बात करें पार्ट में हमारे पास क्या आता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे देखें हमारे पास आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस लेजिस्लेचर, ठीक है ना, लेजिस्लेचर। उसके बाद अगर फोर्थ नंबर पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसके बारे में आ जाएगा। अगर फिफ्थ की बात करेंगे डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, ये आ जाएगा। 6 नंबर की अगर हम बात करें हमारे पास आ जाएगा शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, उसके बाद आ जाएगा। अगर 7th नंबर की हम बात करें हमारे पास आ जाता है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। उसके बाद अगर 8 नंबर की बात करें हमारे पास आ जाता है हाई कोर्ट्स, ठीक है ना, हाई कोर्ट आ जाता है। 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर पे हमारे पास आ जाता है एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद 10th की बात करें तो 10 पे हमारे पास आ जाता है अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद 11 नंबर पे अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है क्या? एप्रोसिएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है प्रोविजन एज टू ऑफ सर्टन अदर मैटर, ठीक है ना, प्रोविजन आ जाता है, ठीक है ना, प्रोविजन एज टू सर्टन कॉर्पोरेशन एंड एनी अदर मैटर, कुछ वो है। उसके बाद 13 हमारे पास आ जाता है प्रोविजन टू सर्विस, प्रोविजन टू सर्विस। और 14 हमारे पास आ जाता है क्या? लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। सो इस सब के अंदर क्या आ जाते हैं? पार्ट हमारे आ जाएंगे कितने? 14 पार्ट आ जाएंगे और 103 सेक्शन आ जाएंगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपने जितने भी शेड्यूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर हमारे जितने भी शेड्यूल्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर के, जो 5 के 5 शेड्यूल हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं? सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है जी 5 शेड्यूल्स हैं। एक चीज़ तो ये करनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसकी शेड्यूल क्या है, उसमें क्या आता है, उसमें क्या चीज़ मेंशन हमने करनी है? उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है ना। ये तो हमारे पास है, उसकी एप्लीकेशन हमने जो है वो बतानी है, ठीक है ना। सबसे पहले जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि मेंबर ऑफ कौंसिल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ कौंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई है जिसमें हमारी राज्यसभा आती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे कितने मेंबर होंगे? यहाँ पे 4 मेंबर होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जी शेड्यूल, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, उसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज जो हमारी हैं, कंस्टिट्यूएंसीज जो हमारी हैं, उसके बारे में बताया गया है, मतलब लोकसभा के बारे में बताया गया है। सो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीट्स है, मैंने पहले शुरू में बताया था 6 सीट है हमारे पास। 5 जम्मू कश्मीर के पास है और 1 लद्दाख के पास है, और जो टोटल हमारी हैं वो 6 हैं इस एक्ट के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास पूछेंगे जी थर्ड शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या चीज़, उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो उसमें है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बारे में पूछा गया है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, यहाँ पे आई थिंक ये एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई है, जिसमें क्या था, जो हमारे 107 to 114 जो सीट्स बढ़ाई गई हैं उसके बारे में बात की गई, असेंबली के बारे में। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ शेड्यूल है, उसमें हमारे पास क्या आता है एप्लीकेशन, हमारे पास आती है ओथ, ठीक है ना, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है ना, अफर्मेशन याद रखें, ओथ एंड अफर्मेशन, ये चीज़ ध्यान रखें। अब पूछेंगे ये ओथ क्या है और अफर्मेशन क्या है? ओथ देखें उनसे ली जाती है जिनका कोई रिलीजन होता है, सपोज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्योंकि वो अपने ग्रंथ पे अपनी जो सेक्रेट बुक्स होंगी उनके ऊपर हाथ रख के वो ओथ लेंगे। अफर्मेशन क्या होती है? जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, जो उनसे क्या ली जाती है, उनसे एक डॉक्यूमेंट पे उनकी अफर्मेशन ली जाती है। ये चीज़ आ गया फोर्थ शेड्यूल में। अब हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है? उसमें लॉज मेंशन किए गए हैं। अब देखो क्या था, सबसे पहले जो सेंट्रल लॉ थे वो एप्लीकेबल थे कहाँ पे? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में एप्लीकेबल थे। अब जो स्टेट लॉ थे एप्लीकेबल हो गए हैं, जो सेंट्रल लॉ थे वो एप्लीकेबल थे कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, यूटी और लद्दाख में। फिर क्या, लॉ जो थे स्टेट लॉ थे वो भी एप्लीकेबल थे। अब इनमें क्या हुआ, 106 जो सेंटर के लॉ थे वो एप्लीकेबल हो गए हैं, और उसके बाद 166 जो स्टेट के लॉ थे वो एप्लीकेबल हो गए हैं। उसके बाद अगर देखें हमारे 153 लॉ हैं, 153 लॉज, और 11 गवर्नर एक्ट जो थे वो रिपील किए गए हैं। ज्ञान में रखें ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक वेट तो ये सारा जो कुछ है आपके सामने है। सो हमने क्या डिस्कस किया, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। उसके बाद हमने इसके पार्ट डिस्कस किए और शेड्यूल इसके हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जेन्युइन और सीरियस कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा है इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि रिसेंटली वीडियोस जो हैं वो आई थिंक वायरल हुई हैं, या सही रिकमेंडेशन पहुंची है और सही जो एस्पायरेंट्स हैं उनके पास पहुंची है, तो पढ़ाने में भी बहुत एक मोटिवेशन मिलती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे कहा है कि सर आप पहाड़ी में पढ़ाएं, ठीक है ना। सो आई थिंक पहाड़ी में तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर में कहीं को समझ नहीं आती। कश्मीर के एस्पायरेंट्स हैं, कुछ जम्मू के हैं, वो तो समझ लेंगे, पुंछ रजौरी के वो तो समझ लेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या मैंने जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी उर्दू मिक्स रखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि समझ लग जाए, ठीक है ना। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं क्या करूँगा, एक पहाड़ी पे भी क्या नाम है वीडियो लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। मकसद ये रहेगा मेरा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूँ वो रेलिवेंट आपकी समझ में आ जाए। तो उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन सही तो सही मिलती जाए, ठीक है ना। तो चलो मैं लास्ट में इसको जो है वो जो सम अप वीडियो करूँगा वो मैं पहाड़ी एक्सेंट में ही सम अप करूँगा, काज आई एम बिलोंग टू पहाड़ी। और ये ऐसा नहीं है कि ये चैनल एक सीमित है किसी पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, एक नाम पहाड़ी कम्युनिटी है, एक नाम है पहाड़ी। आल्दो ये चैनल जो है मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एस्पायरेंट है उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि कोचिंग करना बड़ा कहीं जगहों पे बड़ा ही कॉस्टली है, नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक वेलफेयर है, ठीक है ना, एक वेलफेयर है स्टूडेंट्स का, तो हो जाए। तो उसके लिए ये मैंने एक इनिशिएटिव किया है शुरू। तो लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसको पहाड़ी एक्सेंट के साथ बंद करूँगा। सो
जितने भी मेरे व्यूवर ये वीडियो तकने ओके करो, इस साढ़े चैनल ही सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इस वीडियो की लाइक करो और नाल तुसके करो कमेंट भी करो, ताकि असें पता लगे कि अस कितना सही पढ़ाने और की साड़ियाँ गलतियां उस गलतियां अस रेक्टिफाई करा, मतलब दूर करा। और जिस जो भी लेक्चर तुसें चाहिए ना वो तुस असें कमेंट विच लिखी दसो, ताकि उस उपर अस केह् करा एक लेक्चर बना, ताकि तुम सारे स्टूडेंट जितने भी पढ़ने हो उन्हें मदद हो सके, वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करी सकन और सब जॉब लगे और सब खुश रहें। तो इस नाल में ये जरा अपना लेक्चर है इसी ख़त्म करने हैं। इस वीडियो लेक्चर की ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और साढ़े जरा पहाड़ी तालीम फाउंडेशन चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।